गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर वेटिंग। हमारे साथ आज ज्वाइन करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पता है कि आजकल मार्केट्स में काफी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। एक दिन डिस्कशन होता है कि एआई कैसे पूरे इंडस्ट्रीज को चेंज कर रहा है, तो वही अगले दिन डिस्कशन होती है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस की, और बीच में क्लाइंट्स कॉल करके पूछते हैं सर मार्केट क्यों गिर रहा है। तो आज का सेशन इसी चीज को समझने के लिए है। हम ब्रीफली देखेंगे कि एआई का इम्पैक्ट आईटी जैसे सेक्टर्स पर कैसे हो सकता है, रीसेंट जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का इंडियन मार्केट पर क्या मतलब है, और सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया का मीडियम टर्म आउटलुक कैसा दिखता है। क्योंकि हेडलाइंस पर हर हफ्ते चेंज होती रहती है, लेकिन इन्वेस्टर्स का एक ही क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म में क्या मैटर करता है। और इसको आज समझने के लिए हमारे साथ है एक एक्सपर्ट जो मार्केट्स और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बहुत गहराई से समझते हैं, मिस्टर सुनील सुब्रमण्यम। उनका एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल इंसाइट्स काफी वैल्यूएबल है, और हम फॉर्चुनेट है कि वो एसेट प्लस एकेडमी में हमारे साथ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर फॉर एमएफडी ग्रोथ के तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सुनील एंड वेलकम वंस अगेन आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और विदाउट फर्दर डिलेज हम हमारे आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दिन धन्यवाद सुकन्या। और जैसे आपने कहा कि हर हफ्ते हालात बदलती है, मैं कहूँगा कि हर हफ्ते नहीं, हर घंटे बदलती है। और मार्केट से ज्यादा हमें मिस्टर ट्रम्प के ट्वीट के ध्यान देना पड़ रहा है। तो इस हिसाब से एक चीज है कि ये जो प्रेजेंटेशन हमने किया है वो जो हमने अंग्रेजी में किया कुछ हफ्तों पहले, उसी का हिंदी व्याकरण है। और इसीलिए कुछ स्लाइड आपको लगेंगे कि अरे अभी एआई को शायद लोग भूल गए हैं, बिकॉज अभी वॉर के झंझट में एआई तो पिछले महीने की बात थी। मगर याद रखिए कि ये एआई का इम्पैक्ट मार्केट की हालात के कारण आज उसके बारे में सोच नहीं रहे, मगर जैसे ही मार्केट नॉर्मलाइज होती है तो एआई का वापस आपको वो भूत आपके ऊपर सवार हो जाएगा। तो इसीलिए एआई को भी जाके क्या उसकी इफेक्ट है वो भी जानना जरूरी है इस चीज के ऊपर, क्योंकि जब नॉर्मलाइज होती है इस जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन में, वॉर तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी, मगर वॉर की खत्म होने के बाद नॉर्मलाइज होने के लिए ये एआई का सिचुएशन में भी आपको रेजोल्यूशन होनी चाहिए। तो एआई को भूलना नहीं चाहिए और उसका इम्पैक्ट भी रहेगा। तो इसीलिए उसी का मैं अभी हिंदी में जो मैं प्रेजेंटेशन किया था उसका भी स्पष्टीकरण करता हूँ। और पहले हम एआई के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो इसमें देखें तो पहली स्लाइड में चलता हूं मैं। और एआई का इम्पैक्ट क्या है कि कारोबार जो आईटी की कारोबार है और आईटी के अलावा के कारोबार में भी बहुत से एक बिजनेस मॉडल का सर्वाइवल का मोड आ गया है। माने क्या कि आईटी कंपनी को लिए क्या हुआ एआई से वो हम समझेंगे, मगर इस चीज के कारण क्योंकि पूरी बिजनेस मॉडल की बदलाव की बात हो रही है, तो नेचुरली आईटी सेक्टर में भयंकर बिकवाली और एफआईएस खास करके खाली इंडिया में नहीं पूरी वर्ल्ड की जो आईटी कंपनीज है उनमें उन्होंने अपने शेयर्स को बेचा और डिक्लाइन भयंकर हुआ है आईटी शेयर में इसके कारण। अब उसकी इम्पैक्ट को एनालाइज करेंगे, एआई का इम्पैक्ट तो क्या है उसमें। तो देखिए कि ट्रिगर पॉइंट्स जो थे, मैं 2 मिनट ये स्लाइड को देखें मगर मैं बात थोड़ी पीछे लेके जाऊंगा कि एआई तो कुछ दिनों से ही मार्केट 1 साल 2 साल से ही हावी हो रहा है, और इंडियन आईटी के ऊपर उसका असर तो था ही कि क्या ये पुराने तरीके के कंपनियां हैं जो ये नए एआई को अपना नहीं रहे हैं, अपने खुशी किस्मत अपनी जो भी कारोबार चला रहे थे जिस स्टाइल में, उसी में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। तो आईटी के ऊपर एक दबाव, इंडियन आईटी के ऊपर दबाव भयंकर चल रहा था कुछ महीनों सालों से, आपको सब पता होगा। मगर अब क्या हुआ कि मोस्ट रिसेंटली ये जो एंथ्रोपिक जिसका क्लाउड सॉफ्टवेयर है, एक बहुत बड़ा बदलाव लाया एआई की इम्प्लीमेंटेशन में। क्या है वो बदलाव? एक एआई तो हर व्यक्ति अभी इस्तेमाल करता है, आप भी चैट जीपीटी की इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो हर व्यक्ति करता है। मगर क्या है कि एआई का एक एजेंट होती है, एआई एजेंटिक सॉफ्टवेयर, फिर कोई कोई ना एक्सपर्ट को आकर एआई को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत होती है कंपनियों में। अब क्लाउड जो एंथ्रोपिक का एक सॉफ्टवेयर है, एआई सॉफ्टवेयर, उसमें उन्होंने क्या किया कि आपके डेस्कटॉप में रखकर
आप उस एआई को इम्प्लीमेंट अपने ही कंपनी में कर सकते हैं। यानी इस पे आईटी के ऊपर असर पड़ा, क्योंकि आईटी कंपनियों की जरूरत, क्या अभी जरूरत पड़ रही है इवन एआई की इम्प्लीमेंटेशन में, ये सवाल उठ गया। और उसके पीछे ही भयंकर एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो काम होता है उसके ऊपर दबाव आ गया। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी कि पैलेंटियर करके और एक कंपनी थी, उन्होंने क्या किया, ये सैप करके एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो एंड टू एंड प्रोसेस को मैनेज करता है। ओके, फ्रॉम परचेसिंग साइड टू सेल्स मार्केटिंग थ्रू ऑपरेशंस, पूरी थिंग को वो मैनेज करने वाली जो सैप है, वो सैप के धंधे के पीछे, क्योंकि हर बिजनेस को वो सैप इंटीग्रेशन करना पड़ता है, फिर बदलाव करनी पड़ती है, ये सब चीजों के पीछे आईटी कंपनियों का बहुत बड़ा बिजनेस था। और हर प्रोजेक्ट जो सैप के अंदर वो उठाते थे उसका 3-4 साल तक कंटिन्यूटी रहता था। जब क्वार्टरली अर्निंग्स के टाइम में गाइडेंस आती थी तो वो कहते थे कि देखो ये प्रोजेक्ट हमें मिला है, ये तो 3 साल तक हमको रेवेन्यू देते देगी। तो उस बेसिस पे आईटी के ऊपर एक स्टॉक मार्केट की दिलचस्पी भी आई कि एक प्रेडिक्टेबिलिटी है अर्निंग्स का लंबे अवधि तक। अब पलंटियर ने कहा कि यही जो सैप का जो मॉडिफिकेशन जो भी आप कर रहे हो 2-3 साल से, हम हफ्तों में कर सकते हैं। तो ये थ्रेट जब आ गई तो नेचुरली ये भी एक भयंकर अटैक था आईटी के ऊपर। तो ये दोनों ने मिलाकर एक व्यक्ति ही आपको पूरा जो आईटी की एक बिजनेस मॉडल ऑफ सर्वाइवल है उसके ऊपर एक दाग डाल दिया था। तो इसलिए पूरी वर्ल्ड में आईटी की विदेशी संस्थान निवेशक जो कहते हैं एफआई, उन्होंने बिकवाली शुरू की। और उसके पीछे आप देखेंगे तो भारत के लिए खास क्या है इसमें, बिकॉज मॉडल हमारी जो है, हमारी कंपनियों की जो है उसकी बात उठती है। और उसमें आप देखें अगर कि सोच होती है कि बिजनेस में पर पर्सन की बिलिंग होती थी। प्रोजेक्ट को जाके बताएंगे कि देखिए भैया हमें 100 लोगों का जरूरत है, हर व्यक्ति का इतना कॉस्ट है, और कॉस्ट के ऊपर इनकी प्रॉफिट पर एम्प्लॉय को जुड़ाकर वो मॉडल को पिच कर रहे थे, compete कर रहे थे ऐसे कोटिंग पर। अब वो बिजनेस मॉडल पीपल डिपेंडेंट से वर्क कंप्लीशन के ऊपर बदलेगा। तो ये इंडियन आईटी कंपनीज की बेसिक मॉडल के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव सामने देखा। यही है चीज इसमें जो एक डराने वाली चीज थी, राइट। तो उस हिसाब से देखें तो एनालिसिस करें तो जरूर इसमें दो चीज होते हैं। एक तो टैलेंट वॉर। टैलेंट वॉर माने क्या? अब नेचुरली एआई का इंप्लीमेंटेशन मैंने बताया कि पलांडिर कहते कि आप सब कर सकते हो, क्लॉड ने भी किया कि आपके कंप्यूटर में, बट फिर भी मान लेते हैं कि लोगों का एक डर है। यूजर कंपनीज की बात कर रहा हूं मैं। तो नेचुरली एआई के जरिए उनके जो ऑपरेशंस है जिसमें एआई इंप्लीमेंट करना चाहते हैं उसके लिए कंसल्टिंग की जरूरत होगी। तो नेचुरली एक डिमांड टैलेंट वॉर आएगी कि जो एआई रेडी बंदे हैं मार्केट में, जिन्होंने पढ़ाई उसके बारे में की है या वर्क एक्सपीरियंस है, उनके बारे में एक टैलेंट वॉर आएगी। और सेकेंड है कि ये जो ट्रांजिशन होगा, बदलाव जो होगी, उसमें जो एक गैप होगा कि हम बिजनेस इस तरह से चला रहे हैं, अब दूसरी तरह से चलानी है। तो हर कंपनी को अपना मॉडल ऑफ प्रोजेक्टिंग, कैसे बिड करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, बिकॉज एक है एग्जीक्यूट करना, सेकंड उनको उस एग्जीक्यूशन में एआई उनको ही अपनाना होगा। यानी आईटी कंपनीज को ही एआई एजेंट्स का इस्तेमाल करके उस प्रोजेक्ट को बेहतर और जल्दी करने की कोशिश होगी। और उन कंपनियों में भी वो एक मेंटालिटी की, फ्रेमवर्क की बदलाव की जरूरत है। तो ये है मेन चीज जो एक भयंकर दबाव डाल रही है एआई के कारण में। और इसमें क्या हो रहा है कि मार्केट को क्या है, ये जो रिप्लेसमेंट की बात करते हैं ना, जो रिप्लेसमेंट की ब्रेड एंड बटर जो इन्फोसिस टीसीएस का काम होता है, उसमें जो सर्विसेज का मार्केट है क्या उतना बड़ा होगा? तो इतनी लोगों को जो नौकरी देते थे क्या उतनी नौकरियां होगी? जरूर नहीं होगी, वो तो पता है। और सेकंड है कि इसका प्राइसिंग कैसे करना है, क्योंकि आप अब तक तो लगेंगे कि मैंने 100 लोगों डाल दिया तो इसका ये कॉस्ट है, तो इसके ऊपर आसानी से हम कोट कर सकते हैं। अब प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करेंगे, तो एक आईटी कंपनी एक तरह से कभी दूसरी तरफ से करेगी, कोई मिस्टेक में लॉस में भी बिजनेस कर सकती है। तो ये सब जो चैलेंजेस सामने एआई के कारण आ गए हैं, इसीलिए आईटी सेक्टर के ऊपर ये बहुत बड़ा दबाव दिख रहा है। तो नेचुरली इसमें जो कहें ऑपरेटिंग लिवरेज की जो बात होती है कि अगर ये कंपनियां अच्छी तरह एआई को इंटरनली इस्तेमाल करती है तो एक्चुअली वो प्रॉफिट मार्जिन को इंप्रूव भी कर सकती है।
उसके लिए क्या होना करना चाहिए उनको, उनकी अपनी एम्प्लॉयज को थोड़ी ले ऑफ भी करना चाहिए, उनको रिट्रेन करने के लिए जरूरत है एआई के लिए, राइट। और डेफिनेटली फ्रेश हायरिंग जो ट्रेडिशनल बेसिस के लिए वो तो कम हो जाएगी, और नए एआई रेडी जो भी एम्प्लॉयज जो मिलते हैं मार्केट में उनके लिए एक फाइट होगा और रिप्लेनिश करने होगा। क्यों कह रहा हूं मैं कि ये अगर कंपनी अच्छी तरह मैनेज करती है तो उनका प्रॉफिट मार्जिन एक्चुअली इंप्रूव भी हो सकता है अगर उन्होंने प्रॉपरली एआई को इम्प्लीमेंट कर लिया तो, राइट। तो इस हिसाब से आगे बढ़ते हैं कि वैल्यूएशन में क्या हुआ है, बहुत बड़ा एक रियलिटी चेक जो कह सकते हैं, राइट। एक मिनट आगे गया, राइट। तो एक वो टेबल मेरे को नहीं दिख रहा है सामने, तो मैं बता देता हूं कि क्या है उसमें, शायद वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आई। तो बात यह है कि अब तक आईटी कंपनीज की वैल्यूएशन किस तरह से थी। तो मैं पहली चीज को बताऊं, एक तो स्लाइड में जो है, बट मेरी बात सुन लीजिए कि आईटी का ट्रेडिशनली क्या स्ट्रेंथ था। जैसे मैंने कहा 3-4 साल की प्रोजेक्ट चल रही थी, तो अगर 3-4 साल की प्रोजेक्ट चल रही है तो एक प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स होती है। तो अगर वो आप दाम कुछ खरीद रहे हो आईटी शेयर, तो आपको ईपीएस ग्रोथ का एक मायना होता है, और जब एक क्लैरिटी आती है, जैसे होती थी बड़े बैंकों के बारे में, आपको याद होगा कि एचडीएफसी बैंक बहुत सालों से एक 30% पर एनम का क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखाती थी, तो प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए एक प्रेडिक्टेबिलिटी प्रीमियम मार्केट देती थी आईटी कंपनियों के लिए। अब वो चैलेंज हो गया है। सेकंड क्या हुआ है, तो आप देखें तो जो करेक्शन जो हुआ है, अब उनकी जो वैल्यूएशन है जिस पिछले 10 साल की वैल्यूएशन से कम हो गई है। कारण क्या है कि कोविड के बाद एक बहुत बड़ा उछाल आया था उनकी वैल्यूएशन में, क्योंकि कोविड के जमाने में ही आपको वर्क फ्रॉम होम और बहुत सारे डेटा और इंटरनेट ऑफ कंप्यूटिंग और ये सब चीजें बहुत उभर के सामने आई। तो आईटी का एक स्टेडी प्रेडिक्टेबिलिटी से के साथ अब जुड़ गया एक ग्रोथ प्रीमियम। अब वो ग्रोथ प्रीमियम डिसिपेट हो रहा है, निकल रहा है, तो नेचुरली अब उनके लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन के तरह पर वो अभी गिर गए हैं। तो जो टेबल यहाँ पर नहीं दिख रहा है उसमें बताऊं आपको कि निफ्टी आईटी इंडेक्स का 10 साल का एवरेज पी था 24 के करीब, और अब ट्रेलिंग पी है 2150, 21.5। तो देख रहे हैं कि अभी आईटी इंडेक्स अपनी हिस्टोरिक एवरेज से डिस्काउंट में चल रही है। और अगर इंडिविजुअल कंपनीज का देखें, मैं जस्ट बताऊं आपको कि लार्ज कैप कंपनीज की बहुत ज्यादा गिरावट हुआ है कंपेयर टू दैट, बट मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज की भी गिरावट हुई है, बट क्योंकि उनके वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है अभी भी वो उतने सस्ते नहीं दिख रहे। तो आईटी की लार्जर कंपनी थोड़े सस्ते दिख रहे, छोटे वाले उतने सस्ते नहीं दिख रहे। तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो टू समराइज दी आईटी का है क्या है, बिलेबल आवर्स का मॉडल कोलैप्स हो रहा है। सेकंड, एफिशिएंसी गिव बैक। अरे कंपनीज कहेगी कि आपको एआई के जरिए एफिशिएंसी मिला है तो हमें भी एडवांटेज उसका दो, तो प्राइसिंग में एक झगड़ा होगा, एक टग ऑफ वॉर होगा, और एफिशिएंसी का बेनिफिट्स को उनको शेयर करना होगा विद द कस्टमर्स, राइट। तो उसको कह सकते हैं एआई प्रोडक्टिविटी का डिस्काउंट। और तीसरा है इंटरनलाइजेशन का थ्रेट। अब समझिए कि मैंने कहा कि यूजर कंपनीज जिसके पास एआई सॉफ्टवेयर क्लाउड देती है, शायद ज्यादातर कंपनियां उसको इस्तेमाल करने में हिचकिचाएगी और आईटी कंपनियों की जरूरत पड़ेगी कि कैसे इसको करना है, हमें मदद करो। मगर बड़ी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनी हो सकती है ना, वो शायद सोचेंगे अरे हम कर लेंगे इसको, हम थोड़े आईटी प्रोफेशनल्स को हायर कर लेंगे और कर लेंगे। तो ये अगर बड़ी दिग्गज कंपनियां करने लगेगी तो ये एक तरह से वो थ्रेट हो सकता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ बिजनेस भी श्रिंक होगा, कि अपने आप वो एक स्पेशलाइज्ड आईटी डिपार्टमेंट को सेट करेगी, एआई आईटी डिपार्टमेंट को सेट करेगी, और काम अपने आप करने लगेगी, और बाहर आउटसोर्स करना आईटी कंपनियों का कम हो सकता है, राइट। तो ये है बात ऑन दिस। और काउंटर नैरेटिव क्या है इसमें, काउंटर नैरेटिव के दूसरा पहलू मैं कहूंगा कि क्या ये ओवर रिएक्शन है, इतनी ज्यादा करेक्शन आना क्या जस्टिफाइड है, और इतना जो भय है इसके बारे में वो क्या बहुत ज्यादा है और रियलिटी में कम होगा, राइट। तो मैं मानता हूं कि वही बात है, क्योंकि आजकल क्या होता है ना आईटी में, अब देखिए वैल्यूएशंस में एक खास चीज आपको याद रखना है, ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो का टेक्निक होता है मार्केट के अंदर कंपनी को वैल्यू करना। डिस्काउंटेड कैश फ्लो माने क्या, फ्यूचर अर्निंग्स को आज के दाम में लेके आना। अब वो फ्यूचर अर्निंग्स को क्या है कि अगले साल का आप कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं,
उसके बाद दूसरे साल का थोड़ी एक्यूरेट कर सकते हैं, तीसरे साल में थोड़ा कम होगा एक्यूरेसी, बिकॉज बहुत चीजें बदल सकती है, चौथे और पांचवें साल में और भी कम हो जाता है। मगर फिर भी एक 5 साल का आउटलुक तो कुछ एक एक्सेप्शन हैंडलिंग ये सब करा के वो नीचे ला सकते हैं, तो 5 इयर्स तक। बट उसके बाद का क्या? तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मॉडल कहता है कि वो 5वें साल के बाद एटर्निटी तक एक परसेंटेज ग्रोथ लेकर उसको वैल्यू कर देंगे, क्योंकि उसके बाद उतना प्रेडिक्टेबल नहीं है, कौन जाने कि कौन क्या होगा 6 7 7 10 साल 15 साल के बाद। तो उस हिसाब से अब क्या हुआ है, उस बिजनेस का 5 साल के बाद मॉडल्स में आज क्या कह रहे हैं, करीबन 0 ग्रोथ ले रही हैं। तो वो है ओवर रिएक्शन, क्योंकि ये मॉडल की खराबी है, क्योंकि वो मॉडल ऐसा कहता है तो बहुत लोग कहते हैं मॉडल में ये नैरेटिव है, ये है, तो मगर फैक्ट इज दैट ये कंपनी डिसअपियर नहीं होने वाली है, कुछ ना कुछ तो धंधा कंटिन्यूटी रहेगी, ये मॉडल को अपना बिजनेस मॉडल को बदल कर आगे आएगी। तो वो ओवर रिएक्शन एक तरह से दिख रहा है मार्केट में, जरूर मैं कहूंगा। सेकेंड बात क्या है कि इतनी आसानी से मैंने फॉर्च्यून 500 कंपनीज की बात उठाई, मगर इतनी आसानी से एआई को प्लग एंड प्ले की तरह आते हुए हम नहीं दिख रहे हैं। तो जरूर आईटी कंपनियों की जरूरत होगी कि एआई को इंप्लीमेंट करने में यूजर इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग हो या कंज्यूमर हो या बैंक्स हो, उनकी मदद जरूरत पड़ेगी। तो एक नए तरह की बिजनेस उभर के आएगी जो होगी एआई रिलेटेड कंसल्टिंग। उसका आज हम मायना नहीं रख सकते कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी में आएगी, क्या आएगी, मगर जरूर आएगी। तो वो आने वाले दिन ही बताएंगे, बट डेफिनेटली वो एक प्लस होगा, क्योंकि आज के दिन में आप उसको ले रहे हैं वैल्यूएशंस में। और तीसरी बात है कि ये जो नई एआई की अपॉर्चुनिटी इटसेल्फ कुड बी $300 बिलियन का अपॉर्चुनिटी। तो डेफिनेटली जो आईटी कंपनियां अपने बिजनेस मॉडल को बदलकर इस चीज में आगे बढ़ेगी, उनकी तो वैल्यूएशंस और भी इंप्रूव भी हो सकती है। तो ये सब में प्रोज एंड कॉन्स जो है, फॉर एंड अगेंस्ट, दोनों आपको पेश कर रहा हूं, राइट। तो बात क्या है, सिंपली स्पीकिंग, मैं अभी अगले स्लाइड में जाता हूं, कि अगर आप देखें कि बुलिश साइड, सकारात्मक मोड से देखें, तो एक है कि एआई एक ब्लैक बॉक्स है। ये एआई कितना आईटी कंपनी इस्तेमाल करके कितना अपना कॉस्ट को कम करा रही है, वो बाहर वाले के जानने की जरूरत है। तो शायद उनके लिए प्रॉफिट मार्जिन एक्चुअली वाइडन हो सकती है। और सेकंड क्या है कि बहुत सारे यूजर कंपनीज में इतना डेटा का एक लोड है हिस्टोरिकल का, उसको सब मैनेज करके झेल कर उसका फायदा करना वो बिना आईटी कंपनी के नहीं होगा। तो अल्टीमेटली वर्स के सिनेरियो जो दिख रहा है मार्केट को आज, वो उतना वर्स नहीं होगा, कहीं ना कहीं बेटर ही सेटल होगा, राइट। तो इस चीज में इंडिया के लिए एडवांटेज क्या है ये डेटा मैनेजमेंट में, कि हमारी सबसे ज्यादा क्या कहते हैं चीपेस्ट कॉस्ट ऑफ डेटा इन द वर्ल्ड है। तो हमने भी बजट में भी ऐलान किया है कि डेटा सेंटर्स के लिए हम 2047 तक टैक्स नहीं लगाएंगे, टैक्स फ्री स्टेटस। तो उस हिसाब से आपको ये जरूर एक एडवांटेज है कि ये इंडियन आईटी कंपनीज ही ये डेटा सेंटर रिलेटेड वर्क को यहाँ लेंगे, तो वो एक नया बिजनेस उनके लिए भी शुरू होगा, राइट। तो अल्टीमेटली अब एक मिनट, ओके आगे बढ़ेंगे। तो एनालाइजिंग द एआई इन कैप क्या है इसमें, कि फर्स्ट इसके अल्टीमेटली इनके शेयर प्राइस इतने गिरने के कारण, ये कंपनी के पास इतने कैश बैलेंस रहने के कारण वो कंसिस्टेंट डिविडेंड पेयर्स रहे हैं। तो आज डिविडेंड यील्ड के तौर पर अगर देखें तो बहुत 3 3.5 4% की डिविडेंड यील्ड में ये स्टॉक्स है। और क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि ये यील्ड के लिए एक मार्केट होती है जो कंसिस्टेंट इनकम सीख करते हैं। सेकंड, इनके पास जो कैश बैलेंस है वही उनके लिए एक सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, कि कभी भी वो अपना कैश को इस्तेमाल कर कर एक नई कंपनी को खरीद सकते हैं या कुछ लॉसेस को कवर कर सकते हैं। तो कैश मोट इसको अंग्रेजी में कहते हैं, जो है उनका बहुत मजबूत है। तो ये बैंक के पास जाके बोरो करके हाई इंटरेस्ट में बोरो करना और इंटरेस्ट रेट का कॉस्ट आके P&L को अफेक्ट करना, ये मुसीबत आईटी कंपनियों के पास नहीं है। तो ये दोनों पॉजिटिव चीज है उनके लिए। और मीडियम टर्म में अगर देखें तो बेयर और बुल दोनों की एनालिसिस कर दें, तो एआई एजेंट्स अगर गुड इनफ होते हैं तो इनकी बिजनेस में जरूर गिरावट आ सकती है और इंडस्ट्री
डेफिनेटली ये हेडकाउंट रिलेटेड बिल्डिंग से बदलने वाली है। मगर बुल केस क्या है कि ये अच्छी तरह अपना आउटकम बेस्ड प्राइसिंग पे शिफ्ट हो गए तो जरूर उनके मार्जिन भी एक्सपैंड हो सकते हैं, मगर खास करके सभी आईटी कंपनीज इसमें विनर शायद नहीं होंगे, तो गिन चुन के लेना होगा कौन सी आईटी कंपनीज बहुत फुर्ती से अपना ये नई बिजनेस मॉडल पे अडेप्ट कर लेती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर है तो आप ग्रोथ इन्वेस्टर है, ये दोनों को मैं एनालाइज करता हूं। अगर वैल्यू इन्वेस्टर है तो ये एक फैंटास्टिक एंट्री पॉइंट हो सकती है। तो जो बात मैंने थोड़ी देर पहले कहती ना कि हिस्टोरिकली आईटी एक वैल्यू प्ले था, कोविड में आके वो ग्रोथ प्ले में बदल गया और उसकी वैल्यूएशन एक्सपैंड हो गई थी। मगर प्योर वैल्यू प्ले में अभी भी क्योंकि प्राइस की करेक्शन हो गई है, और बाय एंड लार्ज देखेंगे तो मे बी टॉप एंड फॉर्च्यून 500 कंपनीज में थोड़ा धंधा कम होगा, मगर मास मार्केट में एआई कंसल्टिंग ऐसी काम आके उनको जरूर सपोर्ट करेगी। तो उस हिसाब से हर एक की पोर्टफोलियो में जो ग्रोथ और वैल्यू कंपोनेंट होती है उसमें वैल्यू कंपोनेंट आईटी का हिस्सा रहेगा, और उस हिसाब से एक डिमांड रहेगी क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टर्स बहुत होते हैं जो उसके लिए मायन देते हैं, और हर एक पोर्टफोलियो में भी वैल्यू का कंपोनेंट में आईटी का शामिल होना जरूरी है। और इफ ग्रोथ है तो रिस्क हाई है अनडाउटेडली, और शायद कुछ साल 1.5 साल के लिए ये कोई फ्लैटिश रह सकते हैं, बिकॉज अंटिल क्लैरिटी अबाउट द फ्यूचर इमर्जेस। अब वॉर के कारण वो शायद और भी ढल जाएगी। तो इसीलिए मेरा मानना है कि अगर ग्रोथ इन्वेस्टर है तो आपको पेशेंस की जरूरत है कि अल्टीमेटली ये वापस ग्रोथ पाथ पे आएंगे जब ये पूरी तरह एआई को अपनाते हैं और अपना बिजनेस मॉडल को बदलते हैं, और उस बेसिस पे एआई रिजल्ट कंसल्टिंग में अपना धंधा आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो यहाँ पे है प्रॉब्लम, क्योंकि जो भी वैल्यूएशन की मैंने बात की वो ज्यादा से लार्ज कैप आईटी कंपनीज की मैंने बात की। मिड कैप कंपनीज की वैल्यूएशन तो बहुत महंगी हो चुकी थी, और वहां पे एक ट्रैप है क्योंकि अभी करेक्शन के बाद भी 30-40 की पी में ट्रेड हो रही है। अब बात यह है कि वो छोटी शॉर्ट कम स्मॉल कंपनीज हैं, तो उनका एक निबलनेस ऑफ एक्शन जो अंग्रेजी में कह सकते हैं बहुत फुर्ती से कर सकते हैं और आईएआई में विनर्स हो सकते हैं, मगर सभी कंपनियां नहीं होगी। और क्या इतना हाई वैल्यूएशन आज देना एक उचित चीज होगा, मैं डाउट कर रहा हूं। तो मिड कैप कंपनी में शायद एक तरह से ट्रैप हो सकती है। अगर ऑलरेडी होल्ड करे तो होल्ड करिए, मगर वेट कीजिए टू सी के ये कौन सी कंपनी कैसे अपने मॉडल को बदल कर इस एआई का अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करती है ताकि ये वैल्यूएशन जस्टिफाई हो जाए, राइट। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे तो आईटी सेक्टर में अलग आप एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो एक चीज याद रखिए कि इंडस्ट्री के म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी आईटी के एक्सपोजर सिग्निफिकेंट है। तो एडिशनल आईटी सेक्टर फंड में डालना है कि नहीं, ये हर एक की मेंटालिटी, उसकी वैल्यू कंपोनेंट क्या होनी चाहिए, ये सब पे डिपेंड होती है। मगर एक अवेयरनेस आपको होनी चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में आपने डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में डाला तो ऑलरेडी उसमें आईटी शामिल होगी। तो सोच समझ के लीजिए आईटी का एडिशनल एक्सपोजर। अगर आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो में आईटी का X% है और मगर आपको वैल्यू में लगता है कि और थोड़ा वैल्यू के लिए चाहिए तो आप आईटी सेक्टर को ऐड कर सकते हैं एज अ सेक्टर फंड। नहीं तो आप देख लीजिए कि ऑलरेडी आप तो एक्सपोजर है, तो आप जस्ट वेट फॉर द फंड मैनेजर टू डू द प्रॉपर मिक्स ऑफ कंपनीज विद इन द आईटी सेक्टर। और इसका मेन कारण है कि लार्ज कैप इंडेक्स में आईटी का 10-12% शेयर है, तो फंड मैनेजर को रखना ही पड़ रहा है, नहीं तो दे कांट गो टू जीरो अगेंस्ट द सेक्टर व्हिच हैज अ 10 to 12% इंडेक्स शेयर इन द मार्केट। ठीक है, तो वो हो गई एआई की बात। कुछ सवाल जवाब हम एंड में लेते हैं। अब आते हैं जो आपके शायद अब बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट, ये वॉर का इम्पैक्ट। तो उसमें अगर जाएं तो पहली चीज मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि ऐसे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और जंग तो आते रहे हैं, बहुत दिनों से देखा आपने कि, मगर एक चीज जो है जो स्पेशली अब इम्पोर्टेंट है कि हर ऐसी जो राजनीतिक स्थिति में एक टेंशन आई है, मार्केट का करेक्शन हुआ है, साल 2 साल 5 साल में मार्केट का अच्छा बाउंस बैक ऑलवेज हुआ है। तो देखिए यहाँ 5 साल में हर वॉर के बाद 5 साल के बाद का रिटर्न आपको डबल डिजिट और मोस्ट केसेस में स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट रिटर्न आपको मिला है।
तो पहली चीज है, जिसे कहते हैं आपको पेशेंस की जरूरत है, सब्र की जरूरत है, राइट। तो ये एक ओवरआर्चिंग मैं कहूंगा कि जितना भी पैनिक हो, जितना भी जो भी चीज हो, आपको टिक के रहना है, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज आपको कुछ दिन तक, और वो कितना दिन तक, और इंडियन मार्केट में उसका इम्पैक्ट अलग, जियोपॉलिटिक्स में अलग तरीके से हुआ है। तो पहले मैं लोगों उठाऊं, सबसे जो भयंकर इम्पैक्ट था वो रशिया यूक्रेन का जंग था। उस जंग में देखिए आपको 2700 पॉइंट सेंसेक्स में गिरावट आई थी, 4.5% से ज्यादा, और कुछ 20 दिन तक 4000 पॉइंट की गिरावट। अब तो हम ऐसा नहीं देख रहे हैं। देखिए तो क्यों हुआ था वो हम समझेंगे, मगर ये है सबसे भयंकर। उसके बाद जो भी चीज जो मैं दिखा रहा हूं आपको अगले दिन में, हमास का इसराइल का हमला, या फिर ईरान ने हमला किया इसके ऊपर, इसराइल के ऊपर, या फिर इसराइल ने वापस ईरान के ऊपर 100 ठिकानों पे अपना जंग लड़ाया। सो ये सब जो हुए ना, और फिर हमारी जो ऑपरेशन सिंदूर, उसका तो देखिए मिनटों में ठीक हो गया मार्केट में। क्यों, इसका एक थ्रेड है जो आप समझेंगे, जो मैं दिखाता हूं आपको, कि अगले जो बात है कि तेल, इंडिया के लिए ये तेल का गिरावट सबसे बहुमूल्य है, राइट। कारण क्या है इसका, क्योंकि 85% तेल हम इंपोर्ट करते हैं, राइट। और क्या होता है कि तेल की दाम जब बढ़ती है तो घबराहट, डिस्काउंट ज्यादा होता है इमीडिएटली, तो फ्रंट लोडिंग ऑफ पैनिक किसको कहते हैं। और जनरली एक 3 महीने का रूल होता है, 3 महीने में मार्केट स्टेबलाइज होती है। रिकवरी की बात नहीं करूं, मगर वो गिरावट और टेंशन और वॉलिटिलिटी से एक स्टेबलाइज, शायद एक लोअर लेवल में स्टेबलाइज होगी, उसके बाद बढ़प आकर वापस पुराने हाइस पे भी टच होगी, जैसे मैंने दिखाया आपको 3 साल 5 साल में। मगर जनरली 3 महीने वॉर के शुरुआत के बाद आपने एक शांति का माहौल देखा है, जहां पर जो भी करेक्शन हुआ है उसी लेवल पे स्टेबलाइज होता है मार्केट, राइट। तो अब ये तेल के मामले में क्यों प्रॉब्लम है, और खास करके इस बार, अभी तक तो आपको सब न्यूज आपके सिर पे घुसा होगा कि ये 21 माइल वाइड होने वाली हॉर्मस स्ट्रेट की मेन है। क्यों, क्योंकि 20% वर्ल्ड का तेल इसके थ्रू जाता है, इसलिए तेल के दाम बढ़ गए हैं। 120 तक छू गए थे, अब वापस 100 के नीचे भी आए थे, अब 110-12 के करीब अभी चल रहे हैं। तो बट इंडिया के लिए खासकर क्या है इसमें, कि इंडिया के लिए यहां पर आपको 40-45% हमारा तेल इधर से आता है। और कुछ साल पहले की बात करें तो 60-65 भी था, बिकॉज तब हम ईरान से भी ऑयल खरीदते थे। फिर ईरान के ऊपर सैंक्शन लगने के बाद हमने ईरान से ऑयल खरीदना बंद कर दिया था, तो अभी 40-45। तो एक है वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस के इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ दिस 20%। दूसरा है इंडिया के ऊपर खास, बिकॉज हमारा 45%, तो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा इम्पैक्ट आ गया। ये खाली तेल के दाम की बात नहीं है, इंडिया के लिए तेल के दाम में सप्लाई का भी एक इश्यू आ जाता है, बिकॉज हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो गई, तो हमें दूसरी जगह से ढूंढना होगा, उसका कॉस्ट ज्यादा होगा, और ये बंद होने के कारण इंश्योरेंस भी ज्यादा होता है। तो तेल का एक कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, इसलिए इंडिया के लिए ये खास है। और देखें तो इसमें एक गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता है। क्यों एफआईएस बेच रहे हैं इंडिया को, उसके पीछे यही है मेन कारण, कि गवर्नमेंट के पास एक टफ डिसीजन मेकिंग का वक्त होता है। क्या पेट्रोल के दाम हम आम जनता के ऊपर पास ऑन करें, या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दबाव डाले कि आप दाम मत इंक्रीज कीजिए, आप प्रॉफिट लॉस कीजिए, या गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी कट करके अपने सर के ऊपर उस लोड को ले ले। अब यही हुआ है, आपने देखा कि कल गवर्नमेंट ने 10% का जो सेस था डीजल के ऊपर उसको हटा दिया, और पेट्रोल के ऊपर जो सेस एक्साइज ड्यूटी था 13% को, उसको 3% में कर दिया, 10% हटा दिया। तो ये 10% का नुकसान कौन उठा रहा है, गवर्नमेंट उठा रही है। बेनिफिट जाएगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, बिकॉज अल्टीमेटली पेट्रोल के दाम को बढ़ना फ्री मार्केट कहते हैं, मगर गवर्नमेंट के ओके के बिना ये दाम बढ़ा नहीं सकते, राइट। तो ये फिस्कल डिलेमा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि 4.4 हम फिस्कल डेफिसिट रखेंगे, क्या ये मुमकिन हो पाएगा, इस चीज के कारण ये डाउट आ जाती है। तो एफआईएस भी सावधान होते हैं और इंडिया को बेचने की बात शुरू होती है। तो उसके अलावा ये मैं 2-3 स्लाइड में सेक्टर की बात है, तो एयरलाइन में सबसे बड़ा दबाव है, क्योंकि एज इट इज गल्फ रिलेटेड ट्रैवल में तो एक
टोटल फ्लाइट्स का कमी हो गया वो बात अलग है, मगर उनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसमें 40% ही आपको फ्यूल का कॉस्ट है, तो वो उनके लिए इम्पैक्ट है। और ये है ऑयल, डॉलर का क्या इम्पैक्ट है, $1 का प्राइस में क्या इम्पैक्ट आएगा। और ये है कि नेचुरली ऑयल एक्सप्लोरिंग कंपनीज लाइक ओएनजीसी के लिए बेनिफिट आ सकता है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए दबाव आ सकता है। तो नेचुरली इसका इम्पैक्ट, ये थोड़ी पुरानी स्लाइड है, इसको इग्नोर करते हैं अभी। इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न्स, आप सबको तो रिटर्न्स तो पता ही है कि कैसे मार्केट में इम्पैक्ट हुआ है, मगर मेरा क्या है कि आपको इसके बाद वाली बात को देखनी है कि क्या ये सेटल होने के बाद मार्केट की हालत क्या होगी, क्योंकि वॉर के टाइम में पैनिक रहेगा और उस पैनिक के टाइम में क्या करना मैं बाद में आता हूं। मगर अगर आप पैनिक नहीं किए, समझे कि कुछ नहीं किए, चुप बैठे, तो क्या है, तो हिस्ट्री बताती है कि निफ्टी में देखिए लॉन्ग टर्म में कितने क्राइसिस देखे हैं, और निफ्टी का ट्रैक देख रहे हैं आप, क्राइसिस के टाइम में करेक्शंस आती है मगर उसके बाद नए हाइस आसानी से तो ये स्लाइड आपको दिखाता है कि कोई भी क्राइसिस हो, अल्टीमेटली क्राइसिस के खत्म होने के बाद आपको मार्केट आगे ही बढ़ती है, राइट। तो उस हिसाब से मैं अब इस प्रेजेंटेशन को खत्म करता हूं क्या, और एक सलाह मैं दूंगा कि पैनिक के टाइम में आपको कैसे डील करना है वो किस चीज पे डिपेंड होता है, राइट। वो इसी चीज पे डिपेंड होता है कि दो चीज, क्या आपकी आउटलुक शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। आउटलुक बढ़ रहा हूं, ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरी है कि क्या आप एग्रेसिव मेंटालिटी के हो या थोड़ी मॉडरेट मेंटालिटी के हो। तो इसको 4 बॉक्स में डाल दीजिए, राइट। अब आते हैं इसमें कि तो 4 बॉक्स मानी कैसे होता है, आप एग्रेसिव हो मगर आउटलुक शॉर्ट टर्म है, अग्रेसिव हो मगर आउटलुक लॉन्ग टर्म है, एक वो 2 बॉक्स हो गए। फिर आप मॉडरेट हो और आउटलुक शॉर्ट टर्म है, और मॉडरेट हो और आउटलुक लॉन्ग टर्म है, राइट। ये 4 बक्से हो गए। तो इनमें अगर आप चूज कीजिए कि शॉर्ट टर्म वाले, अब याद रखिए मैं जब शॉर्ट टर्म आउटलुक की बात करता हूं, मैं एक ट्रेडर या स्पेकुलेटर की बात नहीं कर रहा हूं ना। जैसे निवेशक, उनको निवेशक कहलाते हैं अपने आप को कि मैं 3 महीने के लिए निवेश कर रहा हूँ, 6, नहीं नहीं नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए मेरी बात ही नहीं है, बिकॉज वो ट्रेडर है, स्पेकुलेटर है। निवेशक की मैं क्यों शॉर्ट टर्म बात कर रहा हूँ कि 5 साल पहले आपने निवेश किया था भैया, किसके लिए है, आपकी बेटी की शादी होगी और 3-4 महीने में, उसके लिए आपने निवेश किया था, भरपूर पैसा ठीक ठाक 5 साल में हमारे मार्केट ने दिया है, और वॉर के पहले अच्छा खासा था, अब वॉर के टाइम में वो गिर रहा है। तो अब आपको 3 महीने के अंदर वो पैसे की जरूरत है, या 6 महीने भी उठा लीजिए। ऐसी स्थिति में चाहे वो मॉडरेट इन्वेस्टर हो या अग्रेसिव हो, आपको प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए और उसको लिक्विड फंड या आर्बिट्राज फंड में डालना चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूं इसे, बिकॉज मुझे पता नहीं कि ये वॉर 3 महीने या 6 महीने में खत्म होगी, या उसके ऊपर मार्केट का असर 3 महीने 6 महीने में स्टेबलाइज होगा। हिस्ट्री बताती है कि 3 महीने में स्टेबलाइज हो गया, बट वॉर का अभी 1 ही महीना हुआ है, तो और 2 महीने बाकी है उस 3 महीने के रूल के लिए भी, नियम के लिए भी। तो मेरा मानना है कि अग्रेसिव मॉडरेट छोड़ दीजिए। अगर आपने निवेश किया था एक गोल के लिए जो अगले 3 से 6 महीने में आपके सामने दिख रही है और आपको पैसे की जरूरत है, तो आप अभी भी जो भी प्रॉफिट में है उसको बुक कीजिए और उसको लिक्विड फंड या आर्बिट्राज फंड में रख लीजिए, ताकि आपका खर्चे का जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर वॉर और बढ़ती है और तेल और भी 120, 25, 40 पर चलती है, तो मार्केट में और भी पैनिक और टेंशन आ सकता है और आपके पैसे का नुकसान और भी हो सकता है। तो फर्स्ट, शॉर्ट टर्म आउटलुक है आपकी तो प्रॉफिट बुक कीजिए बेझिझक, ओके, नंबर 1। अब आते हैं लॉन्ग टर्म आउटलुक वाले में, जो पे आप मॉडरेट हो सकते हो या एग्रेसिव हो सकते हो। तो मॉडरेट की बात करता हूं, आपके पास उतना रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, अब ये डरे हुए हैं आप, चुप बैठिए, कुछ मत कीजिए आपके पोर्टफोलियो में, जस्ट क्वाइटली चुप बैठिए। वॉर एक दिन खत्म होगी, उसके बाद वापस, क्योंकि आपकी आउटलुक लॉन्ग टर्म है, आपका SIP चल रहा है, उसको जारी रखिए। नो, डोंट पॉज, डोंट स्टॉप द इंस्टॉलमेंट, और डोंट प्रीमेच्योरली कैंसिल द SIP, उसको जारी रखिए और कंटिन्यूअस शांत बैठिए। एडिशनल अभी लमसम वमसम डालने की जरूरत नहीं है, क्वाइट
आप लिक्विड फंड में आर्बिट्राज में रखिए, मौका आएगा, वक्त आएगा जब वॉर खत्म होता है, आउटलुक अच्छी दिखती है, तब आप निवेश की बात कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि एग्रेसिव है और लॉन्ग टर्म भी है, तो उस हिसाब से मेरी सलाह यह है कि कितना इन्वेस्टेड हो आप, नंबर वन चीज, यानी आपके पास कुछ कैश है या पूरा 100% मार्केट में डाल दिया, नंबर वन। नंबर टू, आपकी पोर्टफोलियो कैसी थी फरवरी 27 को, क्योंकि फरवरी 28 को ये हमला शुरू हुआ, तो आपने अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कुछ ना कुछ एक पोर्टफोलियो का एलोकेशन किया होगा, राइट? वो क्या है आप निकाल के रखिए। अब आते हैं कि बात कि अगर आपके पास पूरा आप इन्वेस्टेड है ऑलरेडी, आपके पास कैश ज्यादा नहीं है, तो जैसे मॉडरेट इन्वेस्टर को मैंने सलाह दी थी, आप चुप बैठिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आने वाले दिन ऑटोमेटिकली आपको आपके रिटर्न्स दिलवाएंगे इन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। वंस ये वॉर का थ्रेट ये सब खत्म होके इंडिया के भविष्य में वापस भरोसा आ जाए, 1 साल का टाइम लगेगा, इंडियन इकोनॉमी जीडीपी का इम्पैक्ट रहेगा, उसके कारण मार्केट में 2 क्वार्टर के अर्निंग्स में इम्पैक्ट आएगी, ये सब होगी, मगर उसके बाद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म इसलिए मैंने पूछा कि एटलीस्ट 6 मंथ्स प्लस की आउटलुक आपकी होनी चाहिए। मगर आपके पास कुछ कैश है, आपने फुल्ली इन्वेस्टेड नहीं रखा था और अभी तक डर रहे हैं कि क्या करूं मैं, तो मेरा पहले दिन से जिन्होंने मुझे यूट्यूब में या मीडिया में देखा है, सुना है, मैं यही सलाह दे रहा हूं कि सिंपल सी बात है, आपके पास जो फ्री कैश फ्लो है, प्रतिदिन जब मार्केट खुली होती है, आप 1% आपकी कैश को डिप्लॉय कीजिए हर दिन, और मार्केट उस दिन ऊपर जाए नीचे जाए फर्क नहीं पड़ता है, तो हर दिन 1%। और किस तरह खरीदारी करनी चाहिए, आपकी जो पोर्टफोलियो थी इस गिरावट और इस वॉर के शुरुआत के पहले, इसलिए मैंने कहा फरवरी 27 को क्या थी आपकी पोर्टफोलियो, आपके सलाहकार के साथ या आप जो भी है आपने डिसाइड किया होगा लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, इतना मेरा लार्ज कैप, इतना मिड कैप, इतना फ्लेक्सी कैप, इतना मल्टी कैप, इतना गोल्ड, इतना सिल्वर, जो भी आपने तय किया था उसी प्रपोर्शन में हर दिन आपका जो फ्री कैश है उसको 1% डिप्लॉय कीजिए हर दिन। अब हुआ है 1 महीना वॉर का, मैंने 20 दिन मार्केट का हुआ है, करेक्ट? तो 20% आपका कैश अभी तक डिप्लॉय होना चाहिए था एक गिरते मार्केट में। मानते हैं हमने कुछ चीज 10 रुपए पे खरीदी, फिर 8 बन गया, फिर 7 बन गया, फिर अभी 6 भी बना होगा, परवाह नहीं, खरीदते जाइए खरीदते जाइए। और अगर 20 मार्केट दिन मान लें हर महीने में 5 महीने तक ये वॉर टिकेगी, तो भी आपके हाथ में कैश डिप्लॉय होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। नॉर्मल 3 मंथ रूल है, पर मैं मान रहा हूं कि अगर प्लान कीजिए कि 5 महीने चलिए, 5 महीने में 100 मार्केट के, शनिवार रविवार को निकल रहा हूं और उसके अलावा आप छुट्टियों के दिन भी निकालें, तो एटलीस्ट 5 या 5.25 महीनों के लिए आपकी कैश डिप्लॉय होती रहेगी। और इसमें एडवांटेज क्या है कि पूरी आपकी पोर्टफोलियो जब नॉर्मल सी रिटर्न होती है, तो आपका पोर्टफोलियो में एक पुराना एक्विजिशन कॉस्ट होगा, एक लोअर कॉस्ट थ्रू द वॉर होगा, तो एवरेज होगी, तो ओवरऑल आपकी जो वापस जो मार्केट बढ़ती है, आपका ब्रेक इवन पॉइंट इतना जल्दी आ जाएगा और आपकी रिटर्न्स भी इतनी बेहतर हो जाएंगी। तो इस वॉलेटिलिटी और इस पैनिक सिचुएशन का फायदा उठाइए, क्योंकि जैसे वॉरेन बफेट और बड़े बड़े दिग्गज ने कहा, बाय व्हेन अदर्स आर फियरफुल, सेल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, राइट? तो आज फियर का मोमेंट है, सभी डरे हुए हैं, उसी है मौका। और एक फाइनल सलाह, क्योंकि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर से मैं बात कर रहा हूं, एक सलाह, वो सलाह ये है कि इस वॉर के मौके पर आपके पोर्टफोलियो में सेक्टर एलोकेशन मत कीजिए, सेक्टर रीएलोकेशन। आपने सेक्टर एलोकेशन किया है वॉर के पहले, वही सेक्टर के प्रोपोर्शन में आज खरीदी है, मगर वॉर के कारण जाके मैं एयरलाइंस को लिक्विडेट करूंगा, पेंट को लिक्विडेट करूंगा, बैंक सेफ होगी, वो नहीं, बैंक सेफ कहाँ है, बैंक सबसे ज्यादा गिरी है। तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वॉर में, क्योंकि फोर्सेस जो होते हैं, इंटरनेशनल फंड्स जो होते हैं, हेज फंड होते हैं, वो कॉल लेते हैं, शॉर्ट करते हैं मार्केट को। तो कोई भी प्रिडिक्ट करके कि ये सेक्टर कम गिरेगी, ये सेक्टर ज्यादा गिरेगी मगर ज्यादा बाउंस बैक भी होगी, ये सब चीजों में उलझाई मत, घुसिए मत इसमें। आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट?
तो एक फ्यूचर में आपकी जो फोकस रहनी चाहिए, आपकी जो विजन अबाउट इंडिया, तो टू समराइज, धुरंधर के दो शब्दों से मैं खत्म करूंगा, क्या है नजर और सब्र, राइट? फोकस एंड विजन एंड पेशेंस, राइट? धन्यवाद, थैंक यू सुनने के लिए, और कुछ सवालों के लिए वक्त होगा तो हम ले लेते Thank you, Sunil. The Dhurandhar takeaway was really nice. Thank you once again for such an insightful session. आज का ये सेशन का हम बेसिकली मान सकते हैं कि क्लियर टेक अवे ये है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट्स न्यूज और इवेंट्स पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो मैटर करता है वो है कि बिगर पिक्चर को समझना और डायरेक्शन पर फोकस करना। और उसी के साथ हम देखते हैं कि हमें अगर कोई क्वेश्चंस मिले हैं तो हम उन क्वेश्चंस को लेते हैं, एंड उसके बाद वी विल एंड द सेशन। तो हैं। अगर आप लोग को एक मिनट, मैं देख रहा हूँ दो क्वेश्चन है इसमें, कि एक स्पीक इन इंग्लिश, स्लो स्लाइड इन इंग्लिश। तो मेरी यही है कि ये प्रेजेंटेशन हमने 2 हफ्ते पहले इंग्लिश में किया था, अब ये हिंदी का था सेशन। तो मैं आपके लिए, आप पूछेंगे तो हमारी जो इंग्लिश का जो स्लाइड प्रेजेंटेशन है वो जरूर RSF प्लस आपको भेजेगी। आप पूछिए तो जरूर, क्योंकि ये खास करके हिंदी बोलने वाले के लिए था, और बाय एंड लार्ज सेम था, अंग्रेजी में भी है प्रेजेंटेशन, मगर वो 2 हफ्ते पहले किया था हमने। तो डेफिनेटली उसको जो स्लाइड्स है वो हम RSF प्लस को भेजने के लिए कहेंगे, राइट? आप जरा उनको ईमेल में रिक्वेस्ट कीजिए। हाँ जी, सो लक्ष्मण सर, जस्ट आईड लाइक टू टेल हियर कि आपके जो ये हम प्रेजेंटेशंस है ये ऑलरेडी हम लोग न्यूज़लेटर के तौर पे रिलीज करते रहते हैं। तो काइंडली इसका जो भी हमारे सेशंस होते हैं सब कुछ आपके न्यूज़लेटर में जाता है। तो फॉलो आवर न्यूज़लेटर, तो आपको वहाँ पे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक है। एंड जैसे कि सर ने सुनील सर ने बोला कि हमने ऑलरेडी ये प्रेजेंटेशन किया है 2 हफ्ते पहले। प्लीज लाइक कंटिन्यू टू ज्वाइन इन आवर सेशंस, तो आपको ऐसे और भी बहुत सारे सेशंस आगे जाके मिलेंगे। तो आप डेफिनेटली उनसे भी सीख सकते हैं, ऐसे इंग्लिश हिंदी दोनों में हम करते हैं। So we have our first question. Miss Sushma Das is asking, do we go for lump sum or SIP? देखिए, SIP एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सही है। तो अब लमसम की बात करें तो मेरा जो सलाह था, मैं कह रहा हूं कि अब इस मौके में आप लमसम को स्टैगर्ड तरीके के 3 महीने के स्टैगरिंग, नहीं वही था मैंने कहा कि 1% पर डे। तो वो समझिए कि लमसम को ही मैं कह रहा हूं कि स्टैगर करके आप निवेश कीजिए। SIP तो जारी रह सकती है, SIP की बात अलग है, वो खाली 3 महीने का SIP करके कोई फायदा नहीं, महीने में एक दिन ही डालेंगे ना आप। मैं, अगर आप करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, डेली SIP कीजिए। जब 1% अमाउंट का डेली SIP कीजिए, राइट? इफ यू वांट टू डू SIP फॉर 3 मंथ्स, मेरी सलाह है कि 1% पर डे माने 100 डेज, 100 मार्केट डेज माने 5 मंथ्स, राइट? आप स्टैगर के इन्वेस्ट कीजिए, चाहे वो लमसम को स्प्लिट करके आप करेंगे या आप डेली SIP के जरिए करेंगे, वो मुझे लिए जो भी कर आपकी चाहत है वो ऐसे कर सकते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर वीके शर्मा की तरफ से, इज दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन रीट, REIT रीट? देखिए, रीट के लिए राइट और रॉन्ग टाइम होता है। रियलिटी सेक्टर एक्चुअली बहुत स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट हुआ है। तो रीट्स के ऊपर क्या होता है कि वो ज्यादातर एक रेंटल इनकम पे डिपेंड होती है, बट रीट्स का भी एक वैल्यूएशन भी होता है। तो रीट्स एक तरह का, आपको कहते हैं, क्रॉसओवर बिटवीन डेट एंड इक्विटी है। वो डेट लाइक इनकम देती है, बट इक्विटी की तरह उसकी NAV भी अप एंड डाउन मूव होगी। तो अगर रेगुलर इनकम की आपको जरूरत है तो रीट एट एनी टाइम इज अ गुड ऑप्शन, राइट? बट एट दिस मौका आपके पास जो कैश है, एंड रीट्स में आपको रेगुलर इनकम चाहिए, तो वो बेटर चीज होगी, क्योंकि वो इनकम का बेनिफिट उस रीट्स में आता है। वैसे तो आपको मार्केट में एक वेल्थ क्रिएशन करना है, तो मैं समझूंगा कि इक्विटी इज स्टिल अ बेटर बेट देन रीट। और सच कोई क्वेश्चंस नहीं है, हम 1-2 मिनट और वेट करते हैं, अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो वो लोग पूछ लेंगे, वरना वी विल एंड द सेशन फॉर टुडे।
Thank you, Sushma ma'am, for your feedback. It's always wonderful to have Sunil sir with us. We have one question. So can you suggest as of now to invest in lump sum or in arbitrage fund and do STP for next 3 months? Excellent idea. Very good. वो अच्छा तरीका भी होगा. Very good. Because arbitrage fund में भी आपको fairly decent volatile time में arbitrage fund returns भी बेहतर देती है और वो अच्छा एक tax efficient भी है because equity taxation भी मिलता है उसमें. तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और जो भी आपका डेली जो निकलते हैं उसमें थोड़ा कैपिटल गेन्स तो आएगा ही, तो उसका भी बेनिफिट आएगा आपको. और एसटीपी फॉर 3 मंथ्स बहुत बहुत बढ़िया आइडिया है. वेरी गुड. Okay. I think it's now almost 12 o'clock. So yeah, there are no further questions. We can no further questions. Yeah. So I think we can end the session for today. Thank you. Thank you. Sunil. Thanks. Yeah. Thank you. And thank you everyone for joining in. Once again, we will be back with a wonderful session with Mr. Sunil. And I hope that all of you join in. Follow Asset Plus newsletter for all the updates and everything. You will receive everything on your email as well as WhatsApp. And feel free to reach out to us if you have any questions, any queries regarding Asset Plus Academy or our services. We are here to assist you. Thank you, Sunil. I'll see you in the next session. We'll see you in the next session. Thank you. Have a great weekend. Thank you. Thank you.